आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में फडणवीस की सरकार ने सदन में विश्वास मत तो हासिल कर लिया, लेकिन जिस तरह से ये राजनीतिक जीत विवादों में घिरी है, उससे ये सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या अब जुगाड़ से ही चलेगी फडणवीस की सरकार। महाराष्ट्र में सत्ता के लिए शुरू महाभारत का अंजाम क्या होगा, आज इसी पर होगी बड़ी बहस। लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। खबरी, 1 रुपए तक कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, इस हफ्ते हो सकता है ऐलान। और महाराष्ट्र सीरियल और बागबान जैसी फिल्में बनाने वाले प्रोड्यूसर रवि चोपड़ा का निधन, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली आखिरी सांस। महाराष्ट्र में आज विश्वास मत के नाम पर सबसे बड़ा सियासी ड्रामा हुआ। पहले तो सदन के अंदर वोटिंग के बजाय स्पीकर ने ध्वनि मत का सहारा लिया। बाद में सदन के बाहर स्पीकर के इसी कदम से नाराज शिवसेना और कांग्रेस के विधायकों ने राज्यपाल का घेराव किया। खबर है कि राज्यपाल पी विद्यासागर राव को विधायकों की धक्का मुक्की के दौरान चोट भी लगी। राज्यपाल का घेराव करने वाले कांग्रेस के 5 विधायकों को बाद में सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन मजे की बात यह है कि कल तक सदन से गैर हाजिर रहने की बात करने वाले एनसीपी के विधायक आज सदन के अंदर ही बैठे रहे और ध्वनि मत के दौरान चुप्पी साधे रहे। अब अजित पवार कह रहे हैं कि स्पीकर का वोटिंग ना कराना समझ से परे है। ऐसे में बड़ी बहस का ये बड़ा सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में सत्ता का महाभारत शुरू हो गया है और क्या अब जुगाड़ से ही चलेगी फडणवीस की सरकार। महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस और शिवसेना के विधायकों ने राज्यपाल को अभिभाषण के लिए जाने तक से रोक दिया। महाराष्ट्र विधानसभा के सामने राज्यपाल का घेराव करने वाले कांग्रेस और शिवसेना के विधायकों का आरोप है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने बहुमत साबित करने के नाम पर फरेब किया है। आज भाजपा विधानसभा में विश्वासदर्शक ठराव पास नहीं कर सकी, आवाजी मतदान किया है। अगर दूध का दूध पानी का पानी करने का होता तो मतदान लेना चाहिए था। आज महाराष्ट्र की जनतांत्रिक इतिहास का एक सबसे काला दिन है। दरअसल शिवसेना के साथ तनातनी के बीच देवेंद्र फडणवीस की अल्पमत सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करना था। एनसीपी पहले ही समर्थन का ऐलान कर चुकी थी, लिहाजा फडणवीस सरकार पर कोई संकट नहीं दिख रहा था। हालांकि विश्वास प्रस्ताव के दौरान एनसीपी के विधायकों ने सदन में रहते हुए भी चुप्पी साध ली और स्पीकर ने भी विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने की बजाय ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित होने का ऐलान किया, जिस पर शिवसेना और कांग्रेस ने बवाल मचा दिया। अध्यक्षांनी मतदान न करता आवाजी मतदानाकरता त्या ठिकाणी विषय ठेवलात आणि अशा प्रकारचे एक लोकशाहीची हत्या या सदनामध्ये होत असताना सर्व महाराष्ट्रातील देशातील जनतेने पाहिलं। विधानसभा में नेता विपक्ष का दर्जा ले चुकी शिवसेना तो अब स्पीकर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाने की धमकी दे चुकी है। ये जो अध्यक्ष है पहले दिन में बेकायदे से जिन्होंने काम किया है, उनके ऊपर भी अविश्वास का ठराव हम ला सकते हैं क्या? ये भी हम राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता के साथ बात करके वो भी हम लाने की कोशिश करेंगे। शिवसेना और कांग्रेस के जबरदस्त हंगामे को बीजेपी ज्यादा भाव देने को तैयार नहीं है और एनसीपी अपना सियासी दांव कामयाब होने का आनंद ले रही है। विश्वास प्रस्ताव के बाजू से जो घोषणा आई तो विरोध में जिन्होंने पोल मांगना चाहिए था वो किसी ने पोल नहीं मांगा और इसलिए विश्वासदर्शक प्रस्ताव पारित हुआ। महाराष्ट्र विधानसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन ही ये साफ हो गया है कि फडणवीस सरकार के लिए आने वाले दिन बेहद मुश्किल भरे होंगे। राजनीति के गलियारों में अब ये सवाल भी बड़ा हो गया है कि आखिर फडणवीस सरकार ने विधानसभा में अपनी संख्या बल की नुमाइश क्यों नहीं की।
अगर बीजेपी के पास बहुमत साबित करने लायक आंकड़ा था तो फिर वोटिंग की बजाय ध्वनि मत से विश्वास प्रस्ताव पारित करने की जरूरत क्यों आई? अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। फडणवीस सरकार की ओर से इस पूरे मामले में जितनी चतुराई अख्तियार की गई वो संदेह से परे नहीं है। इसी पर बड़ी बहस की शुरुआत हम करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर पीएल पुनिया जी जुड़ चुके हैं और स्टूडियो में दो वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी और एनके सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले पीएल पुनिया जी, आपसे ही ये सवाल है, क्या स्पीकर को विश्वास मत के दौरान ये अधिकार होना चाहिए कि वो इस तरह से ध्वनि मत के जरिए प्रस्ताव पास करवाए और सरकार को कोई खतरा न रह जाए? देखिए चित्रा जी, ये पूरा समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के बाद इनके बाद संख्या बल बहुमत के लिए नहीं था, तो संख्या बल को साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए उनको समय दिया गया जी, और इनको शपथ दिलाई दी गई। तो पहले राजभवन में परेड कराते थे, विधायकों की परेड कराते थे, तो बॉम्बे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजभवन नहीं तय करेगा कि उनके पास बहुमत है कि नहीं है, ये फ्लोर टेस्ट होना चाहिए और ये विधानसभा के फ्लोर के ऊपर ये तय होना चाहिए कि किसके पास कितना बहुमत है। बिल्कुल। जब संख्या बल नहीं था तो संख्या बल को तय करने के लिए अगर विधानसभा का सत्र बुलाया था तो बगैर संख्या निर्धारित किए हुए ये कैसे उन्होंने फ्लोर टेस्ट कर दिया? तो मैं समझता हूं कि पूरी तरह से गलत है। और मुझे तो जानकारी है, स्वयं जानकारी है कि अनेक बार जब हुए हैं फ्लोर टेस्ट तो हर जगह उसको गिनती करा के संख्या बताई जाती है, कितने पक्ष में आए, कितने विरोध में आए, कितनों ने वोट नहीं दिया। तो आज बहुत जल्दबाजी में इन्होंने करके बहुत गलत किया है और ये असंवैधानिक है। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास इसका हल है। तो एनसीपी इनको सपोर्ट देने को तैयार है, लेकिन ये एनसीपी का सपोर्ट लेना भी चाहते हैं। लेकिन तो पहली बातें जो कही हैं कि ये नेचुरली करप्ट पार्टी है, जो इनके सिंबल के बारे में कहा कि 10 साल में 10 गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया और राष्ट्रवादी नहीं भ्रष्टाचारवादी है, ये सब पूरा कह चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और नैतिकता का कुछ तकाजा भी होता है सदन के भीतर, जिसका ख्याल नहीं रखा गया आज बीजेपी की ओर से। बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, इसका मैं जवाब लूंगी, लेकिन इस वक्त एनसीपी के लीडर हमारे साथ वाईपी त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं। त्रिवेदी जी, आज एनसीपी की भूमिका इतनी संदिग्ध नजर क्यों आई? क्योंकि कल तक आप लोग कहते थे आप सदन से बाहर चले जाएंगे, आज आपने सदन के भीतर मौजूद रहकर चुप्पी साधी और अब अजित पवार कह रहे हैं कि ये अल्पमत की सरकार है, ऐसा क्यों? जी, बात ऐसी है कि कोई भी पार्लियामेंट या इन एनी असेंबली देयर इज समथिंग लाइक फ्लोर मैनेजमेंट, एंड आई हैड सीन इन पार्लियामेंट कि कांग्रेस वाज एक्सीलेंट इन फ्लोर मैनेजमेंट। कहां से वोट लेना, किससे बात करना, बड़े बड़े डिफिकल्ट बिल्स भी पास हो जाते थे क्योंकि फ्लोर मैनेजमेंट अच्छी होती थी। नाउ व्हेन दे हैव गॉट सच ए फाइन एंड अरिथमेटिकली they had majority because either NCP would have voted in favor or would have abstained. In any event, they could have established their majority. Why there was only voice vote, I don't understand. That something is wrong with the floor management. सर, मैं आपसे निवेदन करूंगी अगर आप हिंदी में अपनी बात रखें तो हमारे दर्शक ज्यादा समझ पाएंगे। लेकिन इससे जुड़ा हुआ सवाल ये, कल तक जब एनसीपी इस बात का दावा करती थी और बार बार कहती थी कि वो जब विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया जाएगा सदन के भीतर उस समय वो मौजूद नहीं रहेगी, आज फिर सदन के भीतर एनसीपी के 41 विधायक क्यों बैठे रहे, वो भी चुप्पी साधे? नहीं, बैठे रहे तो उसमें क्या है, सदन चल रहा है, बैठे हैं, मगर उन्होंने वोटिंग में कोई गड़बड़ नहीं किया। वोटिंग में उन लोगों ने बोला था कि विल वोट विथ बीजेपी, अगर नहीं तो हम एब्सटेन करेंगे। तो अगर कोई मांगता है कि भाई इसके ऊपर डिवीजन होना चाहिए तो दैट स्पीकर शुड हैव एक्सीडेड टू दैट उनके पास सिंपल मेजोरिटी थी, डरने की कोई बात नहीं थी। और यहाँ पर एनसीपी की एक नई रणनीति भी खुलकर सामने आ गई है।
प्रदीप सिंह जी, आपको लगता है कि यहाँ पर एनसीपी दरअसल कुछ और चाल चलना चाहती थी? वो सदन के भीतर मौजूद रहकर वोटिंग में हिस्सा लेकर ये दिखलाना चाहती थी कि वो सरकार के साथ है। क्या इसको नहीं माना जाए? देखिए, बिल्कुल माना जा, अब तो मतलब जितनी तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं सबको माना जा सकता है, क्योंकि ये मौका बीजेपी ने दिया है। बिल्कुल। देखिए, ध्वनिमत कोई नई चीज नहीं है सदन के लिए, और ध्वनिमत से कुछ पास होना गलत नहीं है, असंवैधानिक नहीं है। लेकिन एक बार डिवीजन की मांग हो गई तो स्पीकर जो है उनको हर हालत में डिवीजन कराना चाहिए। डिवीजन न कराने का स्पीकर के पास या रूलिंग पार्टी के पास कोई कारण नहीं है। तो नहीं कराने का मतलब क्या है कि आप नहीं चाहते थे कि ये पता चले लोगों को कि किनके समर्थन से आपको बहुमत मिल रहा है। तो बड़ी स्पष्ट सी बात है। तो अगर वो स्थिति आप देखिए एकदम दिल्ली वाली है, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा बार बार कांग्रेस के लिए कि हमने तो समर्थन मांगा नहीं, वैसे ही बीजेपी के नेता इस समय कह रहे हैं हमने तो एनसीपी से समर्थन मांगा नहीं, अपने आप को समर्थन दे रहे हैं तो हम क्या करें। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि आपके पास बहुमत नहीं है, तो बहुमत के लिए आप बराबर है, या तो शिवसेना का समर्थन लेंगे या एनसीपी का समर्थन लेंगे। कांग्रेस देने को तैयार नहीं है, तो शिवसेना से आपकी बात बनी नहीं, एनसीपी आपको समर्थन देने को तैयार है। तो जो बात सबको पता है, लोगों को नहीं दिखाना चाहते कि आप एनसीपी से समर्थन ले रहे हैं। ऐसे इस तरीके से बात छिपती नहीं है। बिल्कुल, लोगों को भी पता है कि किसके भरोसे आप बहुमत साबित। पवार साहब ने साफ साफ बताया था कि अब वोट डालते हैं, लो नहीं लो तुम्हारी मर्जी की बात है, हम तो वोट डालेंगे, हमारा हक है। पवार साहब की ओर से ये बात कही गई थी ना, लेकिन फडणवीस सरकार की ओर से दरअसल ये बिल्कुल साफ करने की बार बार कोशिश की गई कि हम एनसीपी के साथ नहीं है। लेकिन ये मैसेज तो अब पूरी तरह से साफ हो चुका है कि जिसको बार बार नरेंद्र मोदी नेचुरली करप्ट पार्टी बता रहे थे, उसी के साथ फडणवीस सरकार बन चुकी है और 6 महीने तक उसके ऊपर कोई खतरा नहीं है। लेकिन एनके सिंह जी, यहाँ पर बीजेपी जिस बात को बार बार ढकने की, छिपाने की, उसे दुनिया को नहीं बताने की कोशिश कर रही थी, आज तो वो खुलकर सामने आ गया। नहीं, देखिए, असली बात ये नहीं है, असली बात कुछ और है। अचानक जब एनसीपी बैठी रह गई तो बीजेपी को लगा कि नहीं, ये लास्ट मिनट पे दांव दे सकती है। बिल्कुल, क्योंकि जो अभी तक दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी वो ये था कि ये सदन से बाहर निकल जाएंगे। जब ये हुआ कि नहीं सदन में बैठे, तब इनको डर हुआ कि अचानक ऐसा तो नहीं कि ये कांग्रेस के साथ सब कर दे और हमारी सरकार गिर जाए जी। इसलिए वो ये किया गया है। स्पीकर ने बिल्कुल असंवैधानिक किया। मैं आपको पढ़ के सुना दूं, कॉल एंड शक्दर बाइबिल मानी जाती है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की। आज भी जितने भी आप पार्लियामेंट में या सदनों में देखती हैं, इसी को लेकर किया जाता है। उसके पेज नंबर 826 में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, इफ द ओपिनियन ऑफ द स्पीकर एज टू द डिसीजन ऑन ए क्वेश्चन इज नॉट चैलेंज्ड। समझ रही है ना, इसको अगर चैलेंज नहीं होता कि एज और नेज किया, और अगर उसको चैलेंज कर दिया गया कि नहीं हम डिवीजन चाहते हैं, लॉबी डिवीजन चाहते हैं, तो दोबारा फिर पूछेगा कि एज टू द क्वेश्चन ऑफ मेजॉरिटी दोज में से इन फेवर में से एज बिल्कुल या नेज। तो अगर ये कहते हैं तो 2 बार वो पूछता है, और मैंने साफ साफ देखा है कि लॉबी में लोग आ गए थे, उनके क्वेश्चन को, उनके डिसीजन को चैलेंज कर दिया था, मतलब लॉबी डिवीजन की मांग हो चुकी थी। ये बिल्कुल गलत कहा जा रहा है कि लॉबी डिवीजन की मांग नहीं हुई थी। लेकिन स्पीकर ने कहा है कि सदन की कार्रवाई चल रही थी और किसी ने भी उस वक्त आपत्ति नहीं जताई, इस वजह से मैंने जो कुछ किया वो सही नहीं है। वो व्यवस्था जो है वो 2 बार आपको कहना होता है, और दोनों बार अगर आप कहेंगे तो बिल्कुल तैयार। शिवसेना आगे बढ़ी, उसने भी कहा, कांग्रेस ने भी कहा, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि स्पीकर ये गलत कह रहे हैं कि वहां पे उनको ये डिमांड उन्होंने सुनाई नहीं दिया, ये गलत। अच्छा, दूसरी बात, एक सरकार की वैधानिकता का प्रश्न है, ये कोई ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं है। एक सरकार को मेजॉरिटी में फ्लोर टेस्ट इज द अल्टीमेट टेस्ट, और उस फ्लोर टेस्ट में जाना था। ये बात सही है कि स्पीकर का डिस्क्रिप्शन होता है कि लॉबी डिवीजन कराए नहीं, अगर फ्रिवोलस है, वर्ड यूज किया गया है इसी पेज में 829 में कि अगर फ्रिवोलस लगता है, हर तीसरे दिन कर देती है अपोजिशन लॉबी डिवीजन की मांग, तो वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन यहां पे तो गवर्नमेंट के लेजिटिमेसी का क्वेश्चन है। आज ये गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं रही, वैधानिक नहीं रही, क्योंकि जिस तरीके से आपने लॉबी डिवीजन की मांग को ठुकरा दिया, जबकि आप कर सकते थे। लेकिन क्यों किया, इसका भी कारण है। एनसीपी के कंडक्ट पे उन्हें शक था कि हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे ये डिच कर जाए।
इसलिए उन्होंने, स्पीकर ने ये कदम उठाया। लेकिन इसमें एक और चीज मुझे समझ में आ रही है, आपने कहा कि हो सकता है एनसीपी विरोधी खेमे के साथ चली जाती, लेकिन क्या इस बात का भी डर था कि अगर वो वोटिंग में बीजेपी के पक्ष में हिस्सा ले लेती तो उसका मैसेज भी जाता कि सीधे सीधे वो सरकार में शामिल हो गई? अगर दोनों में पॉजिटिव समझौता था तो सबसे आसान था कि ये बाहर निकल जाते, लेकिन ये बाहर नहीं निकले। जैसे ही लॉबी में लोग गए तो एनसीपी बैठा रहा, और एनसीपी ये कर हमारा अधिकार है, अधिकार वगैरह तो तब आता है जबकि आपको कोई डिच करना हो या आप अपने अधिकार के लिए खड़े हो। बीजेपी की अंडरस्टैंडिंग तो यही थी ना कि आप बाहर निकल जाएंगे, तो बाहर निकलने की जब बैठे रहे, कह रहे हैं उससे बड़ा स्पष्ट है, कह रहे हैं फ्लोर कोऑर्डिनेशन नहीं था। इसका मतलब बीजेपी और एनसीपी में इस बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं हुई। नहीं, दोनों को एक दूसरे को धोखा देने का डर था। ये साफ साफ लग रहा था कि एनसीपी शायद लास्ट पॉइंट पे डिश कर रही, क्योंकि बैठी रह गई है, बैठी रह गई, इसका नहीं था। इसका मतलब बीजेपी और एनसीपी में इस बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं हुई। नहीं, दोनों को एक दूसरे को धोखा देने का डर था। ये साफ साफ लग रहा था कि एनसीपी शायद लास्ट पॉइंट पे डिश कर रही, क्योंकि बैठी रह गई है, बैठी रह गई, इसका मतलब है कि धोखा देने जा रही है, इसीलिए उन्होंने वॉइस वोट से इसको कर दिया। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में आज तक मैंने नहीं सुना है कि इस तरह वॉइस वोट से लेजिटिमेसी ऑफ ए गवर्नमेंट एनसीपी ने बोल दिया तो ऐसे कैसे चेंज कर सकती है? अजीब लेजिटिमेसी का सवाल है, एक सरकार की वैधानिकता का सवाल है। एक दफा बोल दिया तो चेंज नहीं कर सकती है। नहीं, आप बिल्कुल सवाल ये नहीं है, आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। सवाल ये नहीं कि आप चेंज कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये कि बीजेपी को भरोसा है कि नहीं। बीजेपी को ये भरोसा नहीं था आपके ऊपर, इसीलिए ये किया गया है, इसको बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। जी, अरे ये बात है कि एनसीपी को भी फिर इलेक्शन में जाना है, कोई मुंह बता सकते हैं कि आखिर के टाइम पे आप चेंज करो तो कौन आपको फिर ट्रस्ट करेगा? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि फिर अगर बीजेपी आश्वस्त थी आपके समर्थन के प्रति, तो क्यों नहीं आपके समर्थन से उसने डिवीजन करा? कि आपने जब वादा किया था कि सदन से बाहर निकल जाएंगे तो बड़ा आसान होता है, इसमें राइट की कौन सी बात आती है? बीजेपी की स्पोक्स पर्सन शाना इनसे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शाना, यहाँ पर जितने भी हमारे साथ बड़े जानकार हैं उनका यही कहना है कि आज जो कुछ भी सदन के भीतर किया गया सरकार की ओर से वो पूरी तरह से गलत है, असंवैधानिक है। इसके इतर एक नैतिकता भी होती है। क्या इसी तरह से चतुराई से अब 5 साल तक सरकार चलेगी बीजेपी की? फिर नैतिकता की दुहाई बार बार नरेंद्र मोदी और बीजेपी की ओर से क्यों दी जाती है, अगर यही सब करना है उसे? तो विजन की बात नहीं की तब उन्होंने। चलिए शाना के पास हम चलेंगे, शायद उन तक हम आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन पीएल पुनिया साहब एक बार फिर से आपके पास में आते हुए, और सवाल सीधा सा है, बीजेपी को किस बात का डर था कि उसने ध्वनिमत से इस तरह का काम किया है? देखिए, मैं एनके सिंह साहब की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि अविश्वास है, एक दूसरे का सहारा जरूर लिया, और हमें तो शुरू में लग रहा था जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो तत्काल एनसीपी ने कहा कि हम इनको समर्थन देंगे, और वो समर्थन इनका वास्तविक समर्थन नहीं था, बल्कि शिवसेना को डाउन करने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए उन्होंने एक ढाल दी थी भारतीय जनता पार्टी को। कुछ डील अवश्य हुई होगी, लेकिन अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इनका साथ भी नहीं ले रही है, और साथ नहीं ले रही, आगे पूरी बातें नहीं हो रही हैं, तो इसलिए अविश्वास की भावना दोनों के बीच में है। और मैं फिर कहना चाहूंगा, और ये एनके सिंह साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये सरकार की लेजिटिमेसी का सवाल है। जब संख्या बल उनके पास पूरा नहीं था और ये फ्लोर टेस्ट संख्या बल दिखाने के लिए ही था, तो संख्या बल तो उन्होंने दिखाया नहीं, केवल मुंह जबानी बात करके और उन सबको रवाना कर दिया कि पास हो गया, इनको बहुमत मिल गया। ये पूरी तरह से गलत है और असंवैधानिक है, और इसका कोई मतलब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को अब निर्णय ले लेना चाहिए कि शिवसेना के सामने अपने घुटने टेकने हैं कि नहीं टेकने। अगर नहीं टेकने हैं तो एनसीपी के साथ में पूरी तरह से समझौता करके सरकार चलाए। इस तरह से अल्पमत में सरकार कभी नहीं चल सकती, और अगर ये चलाना चाहते हैं तो पूरी तरह से गलत है, जनता के साथ धोखा है। बिल्कुल, साम दाम दंड भेद, जब इसी का सहारा लेना है तो किसी एक पार्टी के साथ आखिर बीजेपी क्यों नहीं जाती? और वाईपी त्रिवेदी जी, सीधा सा सवाल आपसे, आपने फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े किए, लेकिन यहां पर क्या कमी नजर आती है कि बीजेपी के नेताओं ने आपके बार बार कहने के बावजूद कि एनसीपी खड़ी है बीजेपी के साथ समर्थन देने को, सरकार बनाने के लिए, कोई भी आपसे इस बारे में तालमेल करने के लिए नहीं आया?
वो उन लोग की बड़ी गलती है। इन लोग को समझना चाहिए, फ्लोर मैनेजमेंट करना चाहिए। तो कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं उनके सामने, पर ये क्यों किया मेरी समझ में नहीं आता उनके दिमाग में क्या था। मेरे हिसाब से तो सीधा सीधा डिवीजन लेकर अपना वोटिंग कराना चाहिए था। अगर कोई वोट अपनी फेवर में तो उसको अब रोक तो नहीं सकते हैं। तो वो लोग ऐसा नहीं कि आप लोग वोट हमको हमारी फेवर में क्यों दिया तो दिया, विश्वास हो जाता था। उसमें एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि कोई नेचुरली करप्ट पार्टी है, आपके घर में एक करप्ट आदमी आके कहे कि साहब आपके यहाँ हम मिठाई बंटवाना चाहते हैं, आपके यहाँ बहुत बढ़िया जश्न हो रहा है, एलिगेशन है। हाँ, उसी एलिगेशंस पे अगर आप करप्ट पार्टी हमने माना है तभी तो पब्लिक में कहा है। और ऐसे में आप मेरे घर कोई कंडीशन बनाना चाहते हैं तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एनसीपी ने कहा था कि एनसीपी ने कहा जो इन्वेस्टिगेशन करना है वो करो, कोई शर्त नहीं रखी थी। राजनीति में इतनी मासूमियत कहाँ होती है त्रिवेदी जी, जितनी शर्त तो रखी नहीं, जितने अच्छे से आप जवाब दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ मेरा सवाल ये है आपसे, एनसीपी के जितने भी 41 विधायक सदन के भीतर मौजूद थे वो चुप क्यों थे? उस वक्त आप लोगों की ओर से विरोध क्यों नहीं दर्ज कराया गया? अजित पवार बाद में क्यों कहते हैं कि ये अल्पमत की सरकार है? अल्पमत की तो है ही, वो सब लोग जानते हैं, मगर आज जो उनको विश्वास प्राप्त करने का था वो कर सकते थे। अल्पमत की तो है, आज कोई ना बोल सकता है। उनका 145 नहीं है मेंबर्स। और एनसीपी ने कभी ऐसा भी नहीं बोला था कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करो, बिन शर्ती बोला था। तो आप सिर्फ एलिगेशन लगाने से फायदा नहीं होता है। चलिए, सिर्फ एलिगेशन लगाने से फायदा नहीं होता। हम लोग के बीच में है, मेरे ख्याल से पार्लियामेंट को इनसे ज्यादा बड़ा भारत में कोई ज्ञाता नहीं है, वो बैठे हैं, तो मेरे ख्याल से उन्हीं से पूछ लिया। सीधे उन्हीं के पास हम चलते हैं। अभी तुरंत जुड़े हैं सुभाष कश्यप जी हमारे साथ, संविधान विशेषज्ञ। सुभाष जी, सीधा सा सवाल आपसे मेरा यही है, आज जिस तरह से ध्वनि मत के जरिए विश्वास मत हासिल किया गया है महाराष्ट्र में, क्या वो संवैधानिक है? देखिए, ये संविधान का मामला नहीं है, ये प्रक्रिया का मामला है, संसदीय प्रक्रिया का मामला है। और जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं असेंबली के, उनसे गवर्न होता है जी। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर में स्पष्ट प्रावधान है कि जब स्पीकर कहते हैं that the question is that the motion be passed, those in favor say ayes, those against say noes, और उसके बाद फिर वो अपना मत देते हैं। मान लीजिए वो कहते हैं the ayes have it, I think the ayes have it जी। उस स्टेज पर कोई भी अगर खड़ा होकर चैलेंज करता है स्पीकर की इस थिंकिंग को, तो फिर उन्हें डिवीजन करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर उस स्टेज पे कोई चैलेंज नहीं करता तो फिर स्पीकर दोबारा कहते हैं द आईज हैव इट, द आईज हैव इट, द मोशन इज पास्ड। 2 बार फिर कहेंगे द आईज हैव इट, द आईज हैव इट, द मोशन इज पास्ड। जब उन्होंने ये कह दिया द मोशन इज पास्ड, उसके बाद ये फाइनल है। उसके बाद कोई डिवीजन की बात करे, कुछ भी क्रिटिसिज्म करे, वो कोई मायने नहीं रखता। ये रूल्स के अंदर प्रोविजन है। सुभाष कश्यप जी, मैं इनके सिंह बोल रहा हूँ। मैंने अभी पढ़ के सुनाया कॉल शक्घर का पेज नंबर 826 पे, और उसमें जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही लिखा है। लेकिन यहाँ पे केस ये था कि जैसे ही 2 बार उनको कहना होता है, और जैसे ही उन्होंने कहा, पूरा का पूरा कांग्रेस का एक वर्ग और शिवसेना का एक वर्ग वहां आके डिमांड करने लगा। तो इसको ये, और वो भी एक ऐसे ओकेजन पे जबकि पूरे गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी का क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से उसमें ये कहना कि मैंने सुना नहीं या देर से कहा है, मुझे लगता है कि ये कुछ फॉरफेज्ड है और लेजिटिमेसी इंश्योर करने के लिए लॉबी डिवीजन कराना चाहिए। जवाब हम लेंगे सुभाष जी से, हमारे साथ बने हुए हैं। और बहुत जल्दबाजी भी स्पीकर की ओर से इस पूरे मामले में दिखाई गई है। एक लाइन के जरिए अपनी पूरी बात खत्म कर दी गई। शायना एनसी बीजेपी की नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शायना, बीजेपी की ओर से और नरेंद्र मोदी की ओर से बार बार नैतिकता की दुहाई, उसका तकाजा और तमाम बातें गिनवाई जाती हैं। आज बीजेपी की नैतिकता कुर्सी के लिए कहां चली गई थी सदन के भीतर? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूं, एक प्रेरोगेटिव होता है स्पीकर का
स्पीकर ने तय किया कि वॉइस वोट लेना है, क्योंकि इन्होंने बाद में पूछा जी, और वो प्रोरोगेटिव को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। विलासराव देशमुख के गवर्नमेंट में भी वॉइस वोट था, उसके पहले भी था 98-99 में, अन्य प्रदेश में, गुजरात में हो, बिहार में हो, गोवा में हो, वॉइस वोट्स हुए हैं। जब वॉइस वोट, एक सेकेंड, वॉइस वोट में बहुमत मिली तो भारतीय जनता पार्टी को। अभी आप लगातार ये प्रश्न कर रहे हैं, सबसे पहले स्पीकर घटित हुए, स्पीकर यूनानिमसली, और वो महाराष्ट्र की परंपरा रही है। फिर जब हमने प्रस्ताव दी कि सरकार बनेगी, तब आपने डिवीजन की बात नहीं की। आप तब सिर्फ तय कर रहे थे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन। फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन तय होते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन तय कब होता है? जब सरकार बनी है। और फिर आप जाते हैं और बोलते हैं कि अभी हमें वोट चाहिए, तो प्रोरोगेटिव है स्पीकर का। और स्पीकर ने कहा कि मुझे एक वॉइस वोट लेना है। वॉइस वोट में हमें बहुमत मिला, और मैं मानती हूं कि वो बहुमत स्पष्ट रूप से एक तरफ से आप देखने जाओ तो महाराष्ट्र की जनता ने ठान लिया है कि इतने शोर शराबे के बीच ध्वनिमत से स्पीकर जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं। शायना, कांग्रेस और सेना के लोग क्या कर रहे थे गवर्नर के साथ? गवर्नर के साथ क्या कर रहे थे? मामले में बाद में आएंगे। उनको रोकना, उनके साथ क्या इतनी चतुराई से चलेगी? ये मुद्दा भी बहुत अहम है। और जिस विलासराव देशमुख सरकार की आप बात कर रही हैं, उसमें आपको ये बता दें पूरा बहुमत था उस वक्त। और पहली बार अगर कोई सरकार इस तरह से विश्वास मत हासिल करने जा रही हो, तो अपने आप में शायद ये पहला ही मामला है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा ऐसा फ्लोर मैनेजमेंट वाज पुअर अकॉर्डिंग टू मी। विश्वास चाहते हैं तो आप एक सेकेंड, आप मुझे बोलने दें तो प्लीज, बहुत अच्छा रहेगा। हमारे पास 123 MLAs हैं, अन्य के साथ हम ऑलरेडी 140 के करीब थे। 7-8 विधायक जो बैठे हैं इन द हाउस, जो चाहते हैं, देखिए, जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रगति की राजनीति हो, इतने सारे लोग ने अपना ओपिनियन भी नहीं दिया, और हमने कहीं नहीं कहा कि आप हमारे साथ आइए या आप हमारे खिलाफ बोलिए। जो आपको डिवीजन चाहिए था तो आपको पहले बोलना चाहिए था। और मुद्दा ये नहीं है, बहुमत की सरकार है, और बहुमत के साथ साथ हमें एक मैंडेट मिला है। स्पीकर ने अपने पावर्स इस्तेमाल किए। जहां मैंडेट कहाँ मिला है आपको? 122 विधायकों के साथ इतने भरोसे से ये दावा नहीं होता। जो आपको डिवीजन चाहिए था, तो शुरू आप लगातार लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात करते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कब बनता है? जब सरकार है और बहुमत है, नहीं तो आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस पूरे मामले में कुछ बड़े जानकार भी हमारे साथ हैं। आपसे कुछ सवाल शायना पूछना चाह रहे हैं प्रदीप जी और इनके शायना जी, मेरा सवाल ये है कि अगर डिवीजन करा लेती बीजेपी तो क्या उसके लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता? आज ये जो सवाल उठ रहे हैं, गवर्नमेंट के लेजिटिमेसी का क्वेश्चन था, गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी स्टैब्लिश होती, इससे आज ये गवर्नमेंट डिफॉर्म चाइल्ड के रूप में पैदा हुई है। कोई भी गणित लिया जाए तो डिवीजन में बीजेपी जीत जाते थे। किसी बात का डर था क्या शायना? नहीं, किसके समर्थन से जीत जाती? तो क्यों नहीं किया? समर्थन जीत जाती। बीजेपी इस बात को स्पष्ट कर दे, बीजेपी इस बात को स्पष्ट कर दे कि किनके समर्थन से वो बहुमत मिलता। जायज सवाल है कांग्रेस पार्टी की ओर से, शायना जवाब दीजिए। सबसे पहले जो हमारे पास बहुमत नहीं था, तो हम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीकर के बाद प्रस्ताव के बाद कोई चर्चा नहीं कर रहा है, को सब तय कर रहे हैं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन है। आप मुझे बताइए कि जब आपके पास 135 के ऊपर विधायक आपके साथ ऑलरेडी हैं, जो अन्य दल कह रहे हैं, जहां हमने सोलिसिट भी नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे अन्य दल कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के लिए हम स्थिर सरकार चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, और हम अन्य दल अपना सपोर्ट देना चाहते हैं। नाम लेने से बीजेपी को बहुमत किसको मिला? किनको मिला के बहुमत मिला? आप बोलिए कि एनसीपी के साथ आप सरकार बना चुके हैं। यही तो डिटरमाइन करना था कि बहुमत है कि नहीं। बिल्कुल। बहुत देखिए, एनसीपी के साथ हमने सोलिसिट नहीं किया, उन्होंने अपने बलबूते पे कहा,
उन्होंने वो सब अपने तो ठीक है, तो फ्लोर पे क्यों नहीं लॉबी डिवीजन करा दिया? समर्थन मान रहे हैं उसको, अभी मुद्दा ये है, समर्थन मान रहे हैं आप अपना समर्थन मान रहे हो। मुद्दा ये है कि जो आप डिवीजन चाहते थे तो आप पहले पूछते जब प्रस्ताव आया। पहले नहीं होता है, वो एज और मेज के बाद ही होता है। चाइना जी, इसको समझ लीजिए। और जिस ढंग से आप घेराव करते हैं उसके बाद पहले से जो चीजें डिसाइडेड थी उसमें भी कुछ फेरबदल किया गया। नेता विपक्ष को तीसरे नंबर पर जगह दे दी गई, जिसको लेकर आपको लगता है आप गवर्नर से अभी भी बात कर सकते हैं। जी, अब तो 6 महीने तक आप सुरक्षित हो गई, तो फिर अब कोई बात करने का फायदा नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि वो सदन इस तरह से नहीं चलने देगी। सुभाष कश्यप जी से एक सवाल मैं ले लेती हूँ। सुभाष जी, अब जिस तरह से भी इस पूरे मामले को देखा जाए, शायना आती हूँ मैं आपके पास, लेकिन कुल मिलाकर नैतिकता इस बात की इजाजत कतई नहीं देती है कि अगर इस तरह से विश्वास मत ध्वनि मत के जरिए हासिल कर लिया जाए, वो भी तब जब सदन के भीतर इस तरह का हंगामा चल रहा हो। देखिए, राजनीति को अलग छोड़ दीजिए, राजनीतिक दलों की बात अलग छोड़ दीजिए, बीजेपी और कांग्रेस की बात मत कीजिए। मैं तो आपको ये देखिए, राजनीति को अलग छोड़ दीजिए, राजनीतिक दलों की बात अलग छोड़ दीजिए, बीजेपी और कांग्रेस की बात मत कीजिए। मैं तो आपको ये बता सकता हूं कि रूल्स के हिसाब से, प्रोसीजर के हिसाब से क्या स्थिति है जी, उसमें ये स्पष्ट है। उसे बारीकी से देखना होगा। जब स्पीकर कहते हैं, पहली बार जब वो कहते हैं कि मेरे विचार से आईज हैव इट, हाँ का बहुमत है, उस समय डिवीजन मांग की जाए डिवीजन की, तो स्पीकर का दायित्व बनता है कि डिवीजन कराएं। जैसा सिंह साहब कह रहे थे कि जब स्पीकर ने कहा दी आईज हैव इट जब 2 बार कहा, उसके बाद डिमांड की गई, तो वो स्टेज नहीं है। पहली बार जब वो कहते हैं आई थिंक दी आईज हैव इट, मेरा विचार है कि हाँ के पक्ष में है, उस स्टेज पर डिमांड करना चाहिए डिवीजन का। बाद में अगर उस समय चैलेंज नहीं किया गया और बाद में जब स्पीकर 2 बार कहते हैं दी आईज हैव इट, द मोशन इज पास्ड, तो उसके बाद स्पष्ट स्थिति यह है। अगर आप कहें तो मैं रूलिंग पढ़ देता हूं, जिसमें मैं पढ़ता हूं, डिसीजन ऑन ए क्वेश्चन वंस अनाउंस्ड बाय द चेयर इज फाइनल एंड कैन नॉट बी रेज्ड इन द हाउस ऑन द ग्राउंड दैट इन स्पाइट ऑफ डिमांड फॉर डिवीजन द चेयर डिड नॉट ऑर्डर डिवीजन बट डिसाइडेड क्वेश्चन बाय वॉइस वोट। ये स्पष्ट रूलिंग है, तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इसमें राजनीतिक बहस मुबाहसे की जरूरत नहीं है जहां तक रूल्स का सवाल है। ऑब्जेक्शन रेज किया गया। पार्टी की बात अलग है कि अगर डिवीजन होता तो ज्यादा अच्छा होता। और ये भी ध्यान रखिए कि 90% सवाल करना था, एक जानकारी के लिए होते हैं। सर, एक सवाल आपसे करना था जानकारी के लिए अपनी। एक तो मैंने ये कहा था कि पहली बार जैसे ही उन्होंने कहा द आईज हैव इट, उसी समय ये लोग चले गए थे। अब मान लीजिए कि अब मान लीजिए कि ऐसा नहीं हुआ, तो क्या इतने बड़े इशू पे जिसमें कि सरकार की लेजिटिमेसी का क्वेश्चन है, टेक्निकलिटीज को लेके इसमें स्केप कर सकते हैं? आप जरा ये सोचिए, क्योंकि आपसे बड़ा कोई नहीं इस देश में जो कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के बारे में आप अथॉरिटी हैं। ऐसे में एक लेजिटिमेसी का क्वेश्चन है, गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी जो अगले 5 साल रहेगी, वो क्वेश्चन पे है, वो स्टेक पे है। तो क्या ये उचित नहीं होता कि वो इसका लॉबी डिवीजन कराते जैसे ही डिमांड हुई थी? ये माइनर टेक्निकलिटीज कि मेरे आईएएस कहने पे आए या दूसरी बार कह दिया उसके बाद आए, क्या ये लगता नहीं है कि इस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है और ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का एक बहुत बड़ा मजाक है? सुभाष, देखिए मजाक बिल्कुल नहीं है। मजाक जो लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जो प्रोसीजर में पोजीशन है वो मैं बता सकता हूं। क्या करना चाहिए था, प्रॉपराइटी, लेजिटिमेसी, ये इन सब बातों पे मैं बात नहीं कर रहा। सवाल ये है, रूल्स में क्लियर है कि अगर उस स्टेज पे चैलेंज नहीं किया गया और बाद में जब स्पीकर ने 2 बार कहा दी आईज हैव इट, मोशन इज पास्ड, तो उसके मोशन इज पास्ड कहने के बाद में चैलेंज नहीं किया जा सकता, डिवीजन नहीं मांगा जा सकता। और 90% मामले वॉइस वोट से
ध्वनि मत से ही तय होते हैं जी। और कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कोई अलग प्रोविजन नहीं है। ये लाइक एनी अदर मोशन है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए प्रोविजन है, कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कोई अलग से प्रोविजन नहीं है। सुभाष जी, ऐसे में शिवसेना और कांग्रेस पार्टी की ओर से जो डिमांड की जा रही है कि जो भी बीजेपी की ओर से किया गया है वो लोकतंत्र की हत्या और तमाम तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी और शिवसेना यहां पर गलत हैं? उन लोगों की ओर से दरअसल रूल को सही तरीके से समझा नहीं गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? या एक चीज और है कि एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट, सुभाष जी 90% केसेस है जिसमें क्लियर होता है, यहां पे क्लियर नहीं था। एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और वेफर थिन मेजॉरिटी से वो बच रही थी, तो ऐसे में क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है? देखिए, दो बात। पहली बात तो ये कि माइनॉरिटी में है या मेजॉरिटी में है, इसका निर्णय तो सदन में ही हो सकता है। आप पहले से माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं कह सकते, सदन में निर्णय हो सकता है। दूसरी बात यह कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट इलेजिटिमेट नहीं होती जी। कितनी माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स चली हैं। इंदिरा गांधी की माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी एक समय, नरसिम्हा राव 5 साल तक माइनॉरिटी गवर्नमेंट में रहे, इंग्लैंड में भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती हैं। तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट इलेजिटिमेट नहीं होती। ये जरूरी नहीं है कि सरकार के साथ बहुमत हो, जरूरी ये है कि बहुमत उसके विरुद्ध न हो। बिल्कुल। जब सदन में ये निर्णय हो जाए कि बहुमत उसके विरुद्ध है, तब सरकार इलेजिटिमेट होती है। बिल्कुल, तो यही तो डिटरमाइन करना था आज। पीएल पुनिया जी से मैं लेकिन इस मामले में जी, पीएल पुनिया जी, पर कांग्रेस और शिवसेना की ओर से इतना हंगामा क्यों कर दिया गया? अरे मैं देखिए, स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं, वो तो राजनीति है, कश्यप जी बता रहे हैं कि 2 बार। देखिए, राजनीति, कश्यप जी ऐसे बात मत करिए, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ऑब्जेक्शन पहले रेज कर दिया, जब उन्होंने फाइनल करने से पहले ऑब्जेक्शन रेज किया, तब क्यों वॉइस वोट उन्होंने फाइनल कर दिया? ये आपत्ति है। और दूसरी तरफ जब ये स्पष्ट था कि इनके पास संख्या बल नहीं है, संख्या बल साबित करने के लिए हाउस बुलाया गया है और संख्या बल के बगैर तय किए हुए, और आपने उसको निपटा दिया, मामला निपटा दिया, तो ये तो गलत हुआ है, किसी तरह भी सही नहीं है। अब मुश्किल यहाँ पर ये खड़ी हो गई है कि पहले हुआ या बाद में हुआ, ये साबित कैसे होगा? क्योंकि सुभाष जी अगर ये तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर पहली बार, यानी जब स्पीकर ने पहली बार कहा कि मेरे विचार से आइज हैव इट, उस समय अगर डिमांड की गई तो स्पीकर को डिवीजन कराना चाहिए था। जी, लेकिन तथ्य क्या हैं ये मुझे नहीं मालूम है। मुझे मीडिया से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अलग अलग कहानी सुनने को मिल रही है। पहली बार अगर किया गया तो डिवीजन अलाउ होना चाहिए था। बिल्कुल। यही एक महीन ऐसी लकीर खिंच गई है जिसको लेकर बीजेपी इस वक्त सवालों की घेरे में है, क्योंकि सीधे स्पीकर की भूमिका को लेकर कांग्रेस और शिवसेना की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रदीप सिंह जी, अब ये स्पष्ट कैसे होगा? क्योंकि अजित पवार एनसीपी की ओर से कहा जा रहा है, हर कोई सवाल उठा रहा है कि हमने ऑब्जेक्शन किया था, उसके बावजूद भी, और कांग्रेस शिवसेना ने तो आज जो कुछ किया वो पूरे देश ने देखा। देखिए, इसका तो एक ही तरीका है कि जो विधानसभा की प्रोसीडिंग्स है उसको देखा जाए। अगर प्रोसीडिंग्स में ये लिखा गया है कि पहली बार बोलने के बाद ही डिवीजन की मांग की गई, तो जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है। अगर दूसरी बार के बाद जब स्पीकर ने कह दिया कि प्रस्ताव पास हो गया, उसके बाद मांग की गई है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है जो सुभाष जी कह रहे हैं। लेकिन अब जो है सरकार को गिराने का विपक्ष को मौका मिलेगा बजट के समय। बिल्कुल। अगर बहुमत नहीं है तो ये सरकार अपना बजट नहीं पास करा पाएगी। तो विपक्ष, ऐसा नहीं कि विपक्ष के पास मौका नहीं है, वो 6 महीने से पहले ही आएगा। बिल्कुल। बजट फरवरी में ही आना है, तो विपक्ष के पास निश्चित रूप से है। दूसरा, देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि एनसीपी के बारे में अभी कुछ दावे से ये नहीं कहा जा सकता कि वो सरकार का विरोध करने जा रही थी। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। ये हम लोगों का एक अंदाजा है कि शायद बीजेपी इस बात से डरी हुई थी या आशंकित थी कि बीजेपी खिलाफ, एनसीपी खिलाफ जा सकती है, और एनसीपी अगर एब्सटेन करती या साथ में वोट करती, दोनों हालत में सरकार को बहुमत मिल जाता। एब्सटेन करती तब तो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन साथ में अगर वोटिंग कर देती फिर तो बीजेपी के लिए जवाब देना बहुत ज्यादा मुश्किल होता ना। कि नहीं, बीजेपी के साथ अगर वोट करती, बीजेपी के साथ सरकार के पक्ष में, तो फिर बीजेपी से ये सवाल तो पूछा जाता ना कि आपने अंदर खाने एनसीपी के साथ साठगांठ। देखिए, ये टेक्निकलिटीज में लोग नहीं जाते। जो परसेप्शन बनता है वो टेक्निकल चीजों, बातों के आधार पर नहीं बनता है।
ये बीजेपी माने या ना माने, ये बात सबको पता है कि ये सरकार के पास बहुमत एनसीपी के साथ और मिलकर ही है। पवार साहब ने जी त्रिवेदी जी, ठीक बात। और पवार साहब ने साफ साफ बताया था कि हम वोट डाल रहे हैं, अगर उनको लेना है तो ले, नहीं लेना है तो नहीं ले। बिल्कुल। लेकिन आज की बात से मुझे एक चीज लगती है कि जिस तरह से बीजेपी ने पूरा कंडक्ट किया है ये प्रोसीडिंग्स को, इसका मतलब है कि बीजेपी एनसीपी का आगे साथ नहीं लेने वाली है। वो अपने बहुमत का कुछ प्रबंध करना चाहती है। वो तरीका क्या हो सकता है? वो कर्नाटक का तरीका भी हो सकता है जो ऑपरेशन कमल के जरिए किया गया। वो तरीका एनसीपी या शिवसेना में डिवीजन का भी हो सकता है। कई तरीके हो सकते हैं। क्या तरीका होगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन इससे निश्चित रूप से लगता है कि बीजेपी किसी प्लान बी पर काम कर रही है कि उसका अपने दम पर बहुमत हो जाए। अपने दम पर बहुमत हो जाए। प्लान बी क्या है ये हम शाना एनसी से कुछ समझने की कोशिश करेंगे। और सुभाष जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर बीजेपी भी सवालों को घेरे में है। जिस तरह से जितनी जल्दबाजी आज इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए अपनाया गया, हालांकि जो वीडियो हम लोगों की ओर से देखा गया है उसमें यही साफ है कि शोरगुल के बीच में ध्वनिमत से प्रस्ताव पास कर लिया गया और उसके बाद बीजेपी ने 6 महीने के लिए ये निश्चित कर दिया कि दरअसल उसकी सरकार अब सुरक्षित है, किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन नैतिकता का तकाजा क्या इसकी इजाजत देता है? बीजेपी की ओर से आज चतुराई का चक्रव्यूह रचकर चट ध्वनिमत पट सरकार बना ली गई और इसी पर हमारी ये बड़ी बहस लगातार जारी है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की ओर से आज चतुराई का चक्रव्यूह रचकर चट ध्वनिमत पट सरकार बना ली गई और इसी पर हमारी ये बड़ी बहस लगातार जारी है। लेकिन यहाँ पर जी आपको जोड़ना चाह रहे थे, मैं आपके ही पास आ जाती हूँ। दरअसल ये बात तो अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि दरअसल स्पीकर की ओर से जब अपनी बातें रखी जा रही थी, कांग्रेस और शिवसेना ने उसी वक्त विरोध दर्ज कराया या फिर बाद में। लेकिन अगर स्पीकर की ओर से जब पहली ही बार आइज हैव इट की बात कही गई और उस वक्त इन लोगों की ओर से विरोध दर्ज कराया गया और उसके बावजूद भी स्पीकर ने सरकार के पक्ष में निर्णय ले लिया, तो क्या ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, पूरी तरह से गलत है? नहीं, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, संविधान का मामला नहीं है, प्रक्रिया का मामला है। बिल्कुल। प्रक्रिया के मामले में स्पीकर का निर्णय फाइनल होता है और अगर अपोजिशन ये समझता है कि स्पीकर का निर्णय मेलाफाइडी था या पक्षपातपूर्ण था, तो ऐसा नहीं है कि प्रतिपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है। बहुत सारे विकल्प हैं, रूल्स के अंदर विकल्प हैं। एक विकल्प यह है कि स्पीकर के विरुद्ध स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। स्पीकर को रिमूव करने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है इस आधार पर कि स्पीकर ने पक्षपातपूर्ण काम किया। दूसरा विकल्प ये, मेरा निजी मत ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल्कुल बार नहीं होता। नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी भी लाया जा सकता है, वो कल ही नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। तीसरा, एडजॉर्नमेंट मोशन पर अगर सरकार डिफीट होती है तो वो भी सेंसर माना जाता है। तीसरा, अगर किसी पॉलिसी इशू पर सरकार डिफीट होती है तो वो भी नो कॉन्फिडेंस माना जाता है। चौथा, अगर किसी मनी बिल पर सरकार डिफीट होती है तो वो भी नो कॉन्फिडेंस माना जाता है और सरकार को इस्तीफा देना होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 6 महीने के लिए सरकार सेफ हो गई जबकि सदन का बहुमत उसके विरुद्ध है। बिल्कुल। और शायना एनसी इसी सवाल के साथ मैं आना चाहूंगी। आज जब सरकार बचाने के लिए तो चलिए आपने जो भी कवायद कर ली है, लेकिन अब जब भी महत्वपूर्ण बिल सदन के भीतर लाए जाएंगे और इसी तरह की स्थिति रहेगी, और कांग्रेस शिवसेना ने तो मिलकर साफ किया है कि जब तक विश्वास मत पूरी तरह से हासिल नहीं कर लिया जाता है वोटिंग के जरिए, तब तक वो सदन को नहीं चलने देगी। आगे करेंगे क्या आप लोग? फिर भाई नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं ना, मनमानी जो एक ढंग से शिवसेना और कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी शाना, आप जिस ढंग से सवाल पूछ रहे हैं, आप प्रश्न उठा रहे हैं स्पीकर के प्रेरोगेटिव के ऊपर, जो स्पीकर को अपना एक हक नहीं बनता है कि वो वॉइस वोट करना चाहते हैं या नहीं। और हम क्या इसके ऊपर सवाल के ऊपर सवाल करेंगे? आपके पास न्यायालय है, आप जाके न्यायालय में जो आपको लगता है कि हमने कुछ गलत किया है तो आप आपके केस पेश कीजिए। हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं कि हमने प्रस्ताव पहले दिया, वो प्रस्ताव देने के बाद जो आपने वोट की बात नहीं की और आप मुखर गए और सिर्फ लीडर ऑफ ऑपोजिशन के मुद्दे पे चढ़े, फिर उसके बाद आप उठ के बोलते हैं कि अभी हमें वोट चाहिए।
तो फिर स्पीकर का भी एक दायित्व होता है और एक प्रेरोगेटिव होता है। मैं दो चीज कहना चाहती हूँ, और पहले तो जिस ढंग से कांग्रेस और एनसीपी ने आज बर्ताव किया है गवर्नर के साथ, ये शायद सबसे काला दिन है महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि ये जो तोड़फोड़ की राजनीति है वो जनता देखती है। जब गवर्नर आ रहे हैं तो इसलिए तो मैंने कहा शिवसेना और कांग्रेस जी, जब वो आ रहे हैं आप उनका घेराव करें, आप उनको एक ढंग से आप उनको मार तक लगती है। क्या ये सब चीजों के ऊपर हमें चलिए उसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है 2 साल के लिए, कांग्रेस के 5 विधायकों को। लेकिन पीएल पुनिया साहब, शाहना एनसी ने जो सवाल, न्यायालय का दरवाजा आप लोगों के लिए खुला हुआ है, या फिर सुभाष कश्यप जी ने जो बातें गिनाई हैं, कांग्रेस पार्टी अब आगे क्या करने वाली है? ये कुछ ऐसी ही बात हुई कि मान लीजिए 2G स्पेक्ट्रम में किसी ए राजा पे आंच आ रही है, तो उसके बाद ए राजा कहें कि आप भाई न्यायालय चले जाइए, पार्लियामेंट में क्यों हंगामा कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा ही सवाल है। न्यायालय जाएंगे वो तो एक ऑप्शन खुला हुआ है, लेकिन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को अगर कोई वायलेट करता है तो कंट्री में पब्लिक स्फेयर में वो डिस्कशन तो होगा ही। बिल्कुल, जल्दी से पीएल पुनिया जी। देखिए साइना जी, इसको करेक्ट कर लें, जो हाउस की प्रोसीडिंग्स हैं उस प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट किसी कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो दोनों इंडिपेंडेंट है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसलिए ये कहना कि जो स्पीकर के निर्णय लिया है उसका कोर्ट में चैलेंज कर दी, एक चैलेंजेबल नहीं है। तो ये तो स्पष्ट करना चाहूंगा। और दूसरा, आपने कहा कि गवर्नर के साथ में धक्का मुक्की की, हम मर्यादित ढंग से सब काम होना चाहिए, इसके पक्षधर हैं। बिल्कुल, मर्यादित ढंग से हर एक काम होना चाहिए, क्योंकि जिस जनता ने आप लोगों को चुना है वो देख भी रही होती है, चाहे सदन के भीतर या सदन के बाहर। सर, वक्त की कमी है, इस वजह से आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आज जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है बीजेपी की ओर से, वो सवालों के घेरे में है, संदेह में है, और कम से कम नरेंद्र मोदी जिस स्वच्छता की बात करते हैं, जिस नैतिकता की बात करते हैं और उसकी कहानियां भी जगह जगह सुनाते हैं, आज बीजेपी का वैसा चाल, चरित्र और चेहरा सदन में बिल्कुल भी नजर नहीं आया है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार